Namaskar, Mohan Krishnan. I run an NGO, National Anti-Corruption and Crime Preventive Council. I am its All India President. Our organization is registered in Public Trust Act in New Delhi, and we are operating from a chamber, one of the chambers of Supreme Court. We have a battery of lawyers there in New Delhi, and I myself have a law background. Now to start with, we have been belling the cat fearlessly since more than 3 decades, and it has become a passion for us to bell the cat fearlessly, and for which we have received underworld threats. There was an incident where I had received threat from Chotarajan gangsters, and my FIR was registered in Dindochi police station. And I'm swimming against the tide. So that's why a lot of false cases were put on me. I've undergone prison. I've been to, there were 9 criminal cases registered against me, and I got all day-to-day orders from High Court, and I stood the trial. All the people, all the witnesses were cross-examined, and the magistrate came to a conclusion that all cases are foisted, totally bogus cases, and I got acquitted in all my cases. While these cases were registered, they also attempted to extern me from Mumbai for twice. It's one in 2002 and 2009. That also, because of my 2 criminal petitions admitted in High Court, the police did not go ahead with it because they will face the flag in the High Court. So this situation is there. अभी इसमें अभी ये जो इंसिडेंट के बारे में बता रहा हूँ, ये महिंद्रा कॉलोनी में हमारे इधर FSI का हिसाब से हमारे बिल्डिंग, जैसा मेरा बिल्डिंग में मुझे एक्सटेंशन के लिए एक रूम मिल गया, मुझे एडिशनल रूम मिला। मेरा बिल्डिंग 1 बेडरूम हॉल किचन था, हमको अभी 2 बेडरूम हॉल किचन मिला। इसी तरह से कुछ लोगों ने सोसाइटी में एक प्रपोजल डाला था, और 2014 में FSI है बोल के C टाइप, E टाइप, H टाइप ऐसा करके 113 फ्लैट से 70,000 रुपया पर फ्लैट का जमा किया गया, और एक आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया दीक्षित करके, शिल्प एसोसिएट्स का। ये आर्किटेक्ट अपॉइंट होने के बाद इन लोगों ने एक प्रोसीजर चालू किया, डी प्रोसेस का। कुछ अप्रूवल्स लेना था BMC का और ऊपर के अर्बन डेवलपमेंट से। वो सिलसिला करते करते जो उस टाइम का सेक्रेटरी था नाबार, जो पैसा जो जमा हुआ है, हम लगभग 81,000 रुपया और मोजनी का कुछ 20 लाख रुपया, ये टोटल एक हाथ करोड़ का ये घपला है। ये 2014 का अमाउंट जनरेटेड है, और ये 2024 है, तो 11 साल हो गए। पैसा डबल हो जाता है। जो पैसा लिया है, गमन किया है, वो डबल है। आज ये 1.5 करोड़ के ऊपर चला गया, या 1 करोड़ है तो 2 करोड़ का मैटर है ये। अभी इसके अंदर मैंने 2014 का चल रहा था, इन लोग टाइम दे रहा था कि प्रपोजल टाइम लग रहा है, अप्रूवल्स आ रहा है, ऐसा। लास्ट में 2017 में वहाँ का एक मेंबर जो C टाइप में C4 में रहता है, और उन्होंने मुझे उसका रिसीट दिया। इसमें बोला उन्होंने कि मेरा आइडेंटिटी को रिवील मत करो, तो उधर एक वाइट इंक लगा के वो रिसीट के आड़ में मैंने इसमें जांच बिठाया। स्टार्टिंग में जांच बिठाते मैंने इसके अंदर 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का इंटरवेंशन लिया, और माजिद मेमन साहब और हुसैन दलवाई साहब, जो राज्यसभा MPs थे उस टाइम में, एक कांग्रेस के थे और एक राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के थे। उनका लेटर्स जाने के बाद CM जो फडणवीस साहब है, उन्होंने निरंतर इसके अंदर लेटर्स दिया, और इसमें CM ने खुद, उस टाइम का जो CM अभी का CM सेम है, फडणवीस साहब ने इसके अंदर क्राइम ब्रांच का जांच का आदेश दिया। होम सेक्रेटरी ने कम्युनिकेट किया कि CM साहब ने क्राइम ब्रांच का आदेश दिया, और इसके अंदर जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करो। पुलिस स्टेशन ने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया 5 पेज का, उसके अंदर पूरा विस्तार से मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके, उस टाइम का एक API था दयानंद मस्के साहब, उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने इसको डेप्यूटी रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड किया फॉर एक्शन। तो मैं ये कैसा, मुझे RTI में मालूम पड़ गया मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद क्या कार्रवाई किया, तो उन्होंने जवाब दिया हमने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड किया। डेप्यूटी रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करने के बाद मुझे कुछ उधर से जवाब नहीं आ रहा था। मैं निरंतर पेपर में आर्टिकल्स डाल रहा था, लोकमत में डाल रहा था, फ्री प्रेस में आ रहा था स्टोरी। के बाद मैंने फिर एक लिमिट के बाद फिर ये आगे चल नहीं रहा था मैटर, तो हमने फिर इसके अंदर कलेक्टर को लेटर डाला। तो कलेक्टर ने इसके अंदर अगस्त 2020 को एक आदेश दिया कि इसके अंदर जितने पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इनके ऊपर मैं दंडित कार्रवाई करूंगा, जैसा सस्पेंड करूंगा इनको, अगर इन लोगों ने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया था। कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर मैं
डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा, ऐसा अगस्त 2020 में कलेक्टर का लेटर है। उसके बाद 2022 में, अक्टूबर 2022 में लोकायुक्त ने मेरा मैटर को एडमिट कर दिया। तो उस टाइम में लोकायुक्त ने मुझे लिखित रिप्लाई में उन्होंने बोला आपका मैटर में इधर एफिडेविट फाइल करना है, स्वर्ण एफिडेविट। तो मैंने स्वर्ण एफिडेविट में जितने पब्लिक सर्वेंट्स है, जैसा पहले के 2 सीनियर पीआई था डिंडोशी के, फिर ये ऑफिसर था दयानंद मस्के, फिर डिप्टी रजिस्ट्रार के अंदर जो महेश पाटिल था, प्रतीक पोखरकर साहब था, इस सबका नाम डाल के मैंने एफिडेविट फाइल करके सबमिट कर दिया। वो 2024 अक्टूबर में लोकायुक्त ने बोला कि आपका मैटर जो है पुलिस प्राधिकरण का है, तो आप वहां चले जाओ। इस तरीके से ये लोग ने पूरा के स्नेल पेस के अंदर, इतना सीएम साहब का इंक्वायरी होने के बावजूद ये लोग ने इसके अंदर एक पावरफुल पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है करके, लगभग उसमें क्या होता है कि पॉलिटिशियन का रोल के अंदर इन लोग अगर बोलेंगे तो, नहीं तो फिर ये आंसरेबल है नाबर साहब, नाबर साहब जो कृष्णा नाबर है सेक्रेटरी, उन्होंने ये पेमेंट चेक में दिया है शिल्प एसोसिएट्स को, दीक्षित को। दीक्षित साहब ने क्या किया है, जब मैटर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था, दीक्षित ने एक लेटर लिखा सोसाइटी को लगभग 2 साल पहला कि आपके कहने पे हमने लेजनिंग ऑफिसर, आपने पॉलिटिशियन का नाम लिया और आपके कहने पे हमने पैसा पॉलिटिशियन को दिया फॉर लेजनिंग विद गवर्नमेंट, और पॉलिटिशियन ने वो लेजनिंग उसका नहीं जमा, उसका वो कलेक्टर के साथ कुछ उचक हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया और उसने पूरा मैटर को खराब कर दिया। अभी जो पैसा गया उसका क्या, फिर या तो तुम रूम दो या तो पैसा दो। 70,000 में रूम नहीं बनने वाले थे, 5 का 6 स्लॉट्स था उसके अंदर, 70,000 हर फेस में देने वाला था। तो इनिशियल अमाउंट इस तरीके से खत्म कर दिया लोगों ने। फिर बोलते हैं एफएसआई नहीं है, फिर मोजनी का इशू हो गया, फिर उसके लिए एक 20 लाख रुपया वो लोगों ने यूज किया। तो इस तरीके का है। अभी जो प्रेजेंट जो बजरंग जादव जो डिप्टी रजिस्ट्रार है, उन्होंने अभी 3 महीना पहला मुझे एक लेटर दिया मेरे संस्था को कि आपका ये मैटर के अंदर जो है, ये कार्रवाई के अंदर आप सोसाइटी का मेंबर नहीं है और आप ये कॉलोनी में नहीं रहते हैं, इसलिए हम लोग, हमारे पास वो जुरिडिक्शन नहीं है इसमें कार्रवाई करने का, क्योंकि आप कॉलोनी के रेसिडेंट नहीं हैं और आप मेंबर नहीं हैं, और इसलिए हम लोग आपको अगर इसमें अगर आपको न्याय चाहिए तो कोऑपरेटिव कोर्ट में जाओ। तो ये मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मेरा 2016 में मेरा 100% नॉमिनेशन था। मेरा डैडी एक्सपायर होने के बाद मैं मम्मी के साथ यहाँ रहता था, मेरा माँ था, उन्होंने मुझे 100% नॉमिनेट किया एज अ मेंबर। उसके बाद उन्होंने 2016 में गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट किया मेरे नाम पे। मेरा जो लीगल हायर्स है उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं था इसके अंदर। डीड एग्जीक्यूट होने के बाद 2016 में डीड एग्जीक्यूट होने के बाद 2021 में मेरा माँ, मेरा भाई और मेरा बहन तीनों ने रिलीज डीड दिया। पहला नोटरी, इन लोग ने नोटरी मांगा, नोटराइज रजिस्टर दे दो रिलीज डीड, नोटरी वाला। और नोटरी वाला देने के बाद फिर बोलता है हमने वापस मीटिंग लिया, इसलिए हम लोग आपका स्पेशल केस बोल के आप रिलीज डीड सब रजिस्ट्रार के पास से करा के लाओ। फिर सब रजिस्ट्रार के पास से स्टैम्प ड्यूटी भर के हमने करा के लेके आने के बाद सोसाइटी में सबमिट होने के बाद मैं मेंबर बन गया, मेरा शेयर होल्डिंग में मैं ओनर हूँ। और उसके बाद यही डिप्टी रजिस्ट्रार ने इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करके, यही पी वार्ड ने 2022 में इलेक्शंस लिया। जो इलेक्शंस में मैं एक मेरा टीम के साथ में मैं एज अ मेंबर मैं इलेक्शन में खड़ा था, हमारा टीम, भले हमें जो 121 वोट मुझे मिला लोगों का। तो अभी तो फिर इसके बाद ये सब मतलब आप आपका रिकॉर्ड चेक नहीं कर रहा है क्या? आप इस तरीके का जब आदेश दे रहा है मुझे, तो आपने सोसाइटीज में चेक नहीं किया क्या कि मैं मेंबर हूँ कि नहीं हूँ? और इस तरीके का काम, मतलब मैं अभी मेरे घर में बैठ के अगर मैं डांस बार का कंप्लेंट डालता हूँ, अभी ये रामजी भाई शाह का मैं कंप्लेंट डाला, बहुत सारा एसआरए प्रोजेक्ट्स के अंदर धांधली चल रहा है। तो रामजी भाई शाह ने डिंडोशी पुलिस स्टेशन में एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया कि मेरा बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है मलाड ईस्ट में, मोहन कृष्णन का एक भी झोपड़पट्टी नहीं है इसके अंदर, तो भी वो निरंतर मेरे खिलाफ जांच बिठा रहता है। तो मतलब मेरा, अगर मैं एसआरए में नहीं हूँ, अफेक्टेड हूँ, तो मैं किसी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता हूँ क्या? ये इस तरीके का कानून आने वाला है क्या ऐसा कि हम लोग किसी के फटे में हाथ नहीं डाल सकते हैं? अगर डांस बार किधर चल रहा है तो उनके आजू बाजू के लोग ही कंप्लेन करते हैं। मैं एज अ एनजीओ अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूँ और मैं ऊपर के अधिकारी को डालता हूँ लेटर कि मैं ये लोकल पुलिस स्टेशन को डाल के फिर वो सेटिंग वेटिंग हो, उस टाइप का मैं नहीं हूँ। तो मैं इतने साल से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, मेरा काम सिर्फ मैं मैक्सिमम मेरा मैटर्स पीएम पोर्टल में आते रहता है, और पीएम पोर्टल के आने के बाद फिर एक नीचे से जब एक नीचे कार्रवाई भी होता है उसकी वजह से, और मैं
शुक्रगुजार हूँ कि अभी ये मोदी साहब का रिजीम में ये पीएम पोर्टल वाला चीज आया और उससे थोड़ा सा डर तो बैठा रहता है करप्ट लोगों में। तो अभी ये पूरा चीज ये पूरा चीज अभी जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने जो है उसके अंदर अभी इसी चीज के अंदर डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने जो प्रेजेंट कमेटी है उसको डिबार किया, डिसमिस किया, डिस्क्वालीफाई किया। उसके अंदर ये जो डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस है अभी एक हफ्ता पहला नोटिस आके डिस्क्वालीफाई हुआ, उसमें पहले का जो कमेटी को जो डिबार किया उसके बारे में जिक्र है। तो पहले का कमेटी को डिबार किया है तो किसी को मालूम ही नहीं, ना एनुअल रिपोर्ट में मेंशन्ड है, ना ये मीटिंग्स लेते हैं उसके अंदर बताया, तो ये छुपाया क्यों? क्योंकि उसका जो 1 करोड़ वाला स्कैंडल है वो खुल जाता था। तो इस तरीके। और दूसरा अभी ये हमारा बिल्डिंग के अंदर B3, B4, B5 कम से कम इधर, बाकी बहुत जगह पे रिपेयर चल रहा है। 1 साल पहला वाइस कंसल्टेंसी करके एक स्ट्रक्चरल ऑडिटर को बुलाया है लोग ने, कॉलोनी है, और बुला के उसको बोला हर बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करो। उन लोग ने बिल्डिंग का अपने तरीके से उन लोग ने मुआयना किया, पिलर बीम्स के अंदर कितना ताकत है ये सब देख के उनके तरीके से प्रोसीजर से करके हमारा पूरा कॉलोनी को C2 कैटेगरी में तब ये किया, डिक्लेयर किया। C2 कैटेगरी मतलब डिलैपिलेटेड है। 57 ईयर्स हुआ है हमारा बिल्डिंग में। हमारा बिल्डिंग कम से कम 57 ईयर्स का है, बाकी बहुत सारा बिल्डिंग है 30-40 साल का है, तो पुराना बिल्डिंग्स हुआ है, 30 ईयर्स के बाद का है। इस स्ट्रक्चरल रिपोर्ट के अंदर 5 बिल्डिंग ऐसा बताया वाइस कंसल्टेंसी ने जिसमें रिपेयर करते समय वहां के लोगों को खाली करवा के रिपेयर करो, क्योंकि बिल्डिंग का कंडीशन बहुत खराब है। उसमें D1 बिल्डिंग एक था जो रिपेयर अभी हो गया कंप्लीट, लेकिन वो रिपेयर होते समय उनको खाली करना चाहिए था। अभी वो कॉन्ट्रैक्टर है, उसने अपने खुद के एक अंदाज से बोला कि इतना प्रॉब्लम नहीं है बिल्डिंग में, हम लोग कर सकता है रिपेयरिंग, तो उसने रिपेयरिंग किया, रिस्क ले लिया। सोसाइटी ने ऐसा रिस्क लेने क्यों दिया? दूसरा, हमारे बिल्डिंग में अगर स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से बिल्डिंग अगर वीक है, बिल्डिंग खड़ा नहीं रह सकता है, कोई सपोर्ट, तो ये बिल्डिंग के ऊपर जो अभी A टाइप का जो 4-4 बिल्डिंग के अंदर जो सिंटेक्स की टाकी है, 20-20 हज़ार लीटर का एक एडिशनल टाकी लगाया, कम से कम 10-12 साल से वो टाकी लगा हुआ। ये एडिशनल टाकी लगाने के बाद स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट क्या कहता है इसके बारे में? और ये B5 बिल्डिंग के अंदर जो एडिशनल वो लोग ने सिंटेक्स ये बनाया, RCC टाकी बनाया, B5 बिल्डिंग ने तो RCC टैंक बना दिया नया, पानी और जमा होने के लिए। ये RCC टैंक का जो लोड आता है तो बिल्डिंग के अंदर लोड आएगा, उसका क्या? बिल्डिंग जब गिरेगी तब ये सब बाहर निकलेगा था कीड़े के जैसा। और हमारा बिल्डिंग अभी ये B5 बिल्डिंग के अंदर जो VP एंटरप्राइजेस करके एक कॉन्ट्रैक्टर को 3 टेंडर बुलाने के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर को लोग ने चुना। VP एंटरप्राइजेस ने 23 लाख का कॉन्ट्रैक्ट डीड सोसाइटी के साथ एंटर किया। 23 लाख ±10%, मतलब -2,30,000 या +2,30,000, मतलब 23 लाख का 25 लाख हो सकता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है काम चालू करते समय 17 सज्जा तोड़ा बिल्डिंग का, 17 सज्जा एडिशनल जो घर के बाहर एक रूफ जैसा रहता है खिड़की के ऊपर का सीमेंट का, वो RCC वाला रहता है, उसमें अंदर रॉड्स रहता है, वो तोड़ा लोग ने। तोड़ने के बाद 17 सज्जा तोड़ने के बाद उसका 23 लाख का 40 लाख कर दिया। और हर फ्लैट के अंदर रिपेयरिंग हुआ, क्योंकि ये जब सज्जा टूट रहा था वो पर्टिकुलर वॉल को इफेक्ट हो रहा था, घर में भी डैमेज होने लगा। तो हर फ्लैट से लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक हर फ्लैट वाले को खर्चा आया इसके अंदर। और वो फ्लैट का जो खर्चा है इंडिविजुअल मेंबर डायरेक्ट दिया, जो सोसाइटी रिकॉर्ड में नहीं है। तो तुम्हारा ये रिकॉर्ड में 23 लाख का जब 40 लाख हुआ, तुमने इसको क्लियर कैसा किया? तो सोसाइटी का जो सेक्रेटरी अभी जो डिबार्ड है, वो सोसाइटी सेक्रेटरी ये बोलता है कि अभी हम लोग ने वो जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो नाबर साहब ने दिया था। अनफॉर्चुनेटली हम लोग कमेटी में आया और 2 महीने के बाद पैसा देने का बात हुआ, इसलिए हमने बोला नाबर साहब का जो डिसाइड किया नाबर साहब ने किया, लेकिन ये जो है तुमने 23 लाख का 40 लाख 17 लाख मतलब 1-1 लाख रुपया एडिशनल, तो कैसा किया है सब चीज? तो उसके पास जवाब नहीं उसके लिए। और B4 बिल्डिंग के अंदर 3-3 साल में स्ट्रक्चरल ऑडिट करना चाहिए, 3-3 साल नहीं, पर ईयर में टेरेस का काम करने लगा ये लोग। हमारे बिल्डिंग में टेरेस का काम होता है तो इंडिविजुअल मेंबर्स ऊपर का फ्लैट वाले लोग अपने पैसे से जेब से खर्चा करके 1 साल में एक बार 50 से 60 हज़ार रुपया पर फ्लैट को खर्चा आता है, चारों फ्लैट को। तो 1 2 लाख 2.5 लाख का अंदर वो लोग चारों फ्लैट वाले लोग आपस में तय करके उन लोग किसी को बुला के वो लोग वो करते हैं। तो B4 में ऐसा कैसा हो गया? B4 में उधर जो टॉप फ्लोर में रहता है आशुतोष शेलके जो कमिटी मेंबर है, उसका पिताजी भी कमिटी मेंबर था नाबार में, और इधर बेटा जो है अमित कबरे का कमेटी में है। वो आशुतोष शेलके ने वो टेरेस का लीकेज को हर साल में
रिपेयर कर करके उसके अंदर जब ये काम कर रहा था, बिल्डिंग के लोगों को मालूम ही नहीं था, वहाँ का बिल्डिंग के कुछ रेसिडेंट्स मुझे बोला हमको मालूम ही नहीं, पूरा पैसा खत्म कर दिया। और अभी जब रिपेयर चल रहा है तो हर एक को 1-1 लाख रुपए का नोटिस आ गया कि 1 लाख रुपए तुमको भरना है। अभी मेंबर्स लोग के पास पैसा नहीं 1 लाख रुपया। और अभी जैसा सेम टाइम में हमारा रिपेयर हुआ, हमारे पास 22 लाख रुपया है, हमारा बिल्डिंग फंड और सिंकिंग फंड में 22 लाख रुपया है। 22 लाख में से सोसाइटी ने, एक मेंबर ने खाली बोला कि रिटेंशन रखो। और रिटेंशन लास्ट टाइम में नाबर साहब ने बोला था कि जब ये अभी जब रिपेयर आएगा तो पूरा का पूरा पैसा हम लोग यूज करेगा, 25% रखेंगे नहीं। जो रूल है 75% देने का, 25% रखने का। बोला अभी 25% नहीं रखेगा क्योंकि रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, तो पैसा रख के फायदा नहीं है। तो ये टाइम में गुड फेथ में हमने सोचा पूरा पैसा देगा। अभी हम लोग का बराबर 22 लाख रुपया हो रहा है और इन्हें 17 लाख रुपया रख के बाकी का पैसा जमा करके रखा है। और वही पैसा हम लोग से 33,000 रुपीज पर फ्लैट ओनर से ले रहा है। तो सोसाइटी ने ये वर्बली धमकी दिया। अब ये देखने से रहा कि वो लेटर दे रहा है क्या। सोसाइटी इसमें रोल है ही नहीं, हमारा बिल्डिंग का पैसा है, हमारा सिंकिंग फंड है, हमारा मेजर रिपेयर है। आप कौन होता है इसके अंदर? हमसे ही पैसा ले रहा है, हमारे ही पैसे पे अब हमसे ही 21% रुपया मांग रहा है, 21%। अब ये देखने से रहा, ये भी सब गड़बड़ हो गया। अभी ये कमिटी डिफॉल्ट हो गया डिसमिस होने की वजह से। अभी ये आगे का प्रोसीजर में, अभी मेरा बिल्डिंग में 10 लोगों ने पैसा दिया है, 6 लोगों ने पैसा नहीं दिया। अभी सोसाइटी के पास इसके पहले भी ऐसा हुआ था, 1-2 जन ने पैसा नहीं दिया तो बाकी के लोगों को जो पैसा आया उससे वो लोग आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो इसमें कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि तुम 21% चार्ज कर सकते हैं। मेंटेनेंस में तुम कर सकते हैं, मेंटेनेंस नहीं भर रहे तो तुम चार्ज कर सकते हैं। जैसा एक नवीन पंड्या जो सीनियर सिटीजन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उठ के आया है, नवीन पंड्या को चार्ज मारा, पेनल्टी पे पेनल्टी मारा, बाद में सेटल करने को तैयार नहीं था ये लोग। वो सीनियर सिटीजन बार बार सोसाइटी में आ रहा था, फिर उसने लिखा पढ़ी करके डाल के लास्ट में उन्हीं के कंप्लेन के ऊपर ये कमेटी पूरा डिसॉल्व हो गया। तो अभी इसके अंदर अभी हमारे भी प्रयास है कि ये भी मैटर इसको उच्च अधिकारी तक जाने की मेरा एक कोशिश चल रहा है, इसको भी मैं आगे लेके जाऊंगा। नमस्कार।